नमस्ते दोस्तों। आप लोगों ने सही थंबनेल देखा। मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं जो कि मैंने अपने परीक्षा में इनको देखा है, अनुभव किया है। हो सकता है पेपर इससे भिन्न हो सकता है पेपर इससे और सरल हो सकता है इससे पेपर और कठिन हो। सारी संभावनाएं पॉसिबल हैं, पर एक अनुमान आप तक पहुंचेगा, एक सटीक अनुमान आप तक पहुंचेगा खुद के अनुभव का, कहीं से सुनी सुनाई बातों से नहीं, खुद के अनुभव का। ठीक है, सर्वप्रथम तो एक मैं बात बता देता हूँ। केंद्रीय विद्यालय अब मैं पेडागोजी से शुरू करता हूँ। केवीएस जो है ना, किसी और संस्था की जैसी पेडागोजी वगैरह नहीं पूछेगा, है ना। सीटेट में जो सामान्य सी आप पेडागोजी देखते हैं वो तो कम से कम केवीएस में नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक है, सामान्य सी पेडागोजी नहीं है, बहुत अच्छी लेवल की पेडागोजी आती है। ठीक है, आप जितना प्रयास कर सकते हैं आप प्रयास करिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जितनी भी थियोरी दी गई है ना, सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा भटके ना इन चीज़ों में। अब मैं अपने अनुभव साझा करता हूँ, पेडागोजी से शुरू कर लेता हूँ, बाकी मैं रीजनिंग और करंट अफेयर जीके जीएस भी बताऊंगा। पेडागोजी की बात कर लेता हूँ। मैंने कैसे भी जुगाड़ करके कुछ प्रयास करके, और मैंने टेलीग्राम पे एक लिया था, वीडियो सेशन था वो, तो उसमें कुछ जुड़े थे मित्र। अगर वो लोग हैं तो वो ना देखे तो अपना समय बचा के अध्ययन भी कर सकते हैं, है ना। वो लोग जो आप मेरे से बात हो चुकी जिनसे, बाकी आप लोग देखिए। कुछ प्रश्न लिए हैं, मैं वीडियो को 5-7 मिनट में ही खत्म करना चाहूंगा, जल्द से जल्द जैसे भी हो जाए। देखिए, कई सरल प्रश्न भी आए, जैसे मुझसे उसमें पूछा गया था प्रथम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, एनईपी कब लॉन्च हुई थी, तो 1968 में, जानते हैं आप। ये साधारण सा प्रश्न था। एक साधारण प्रश्न था, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब आया, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो ये था, तो ये भी एक साधारण सा प्रश्न था। और साधारण प्रश्न की बात पहले कर लेता हूँ, सरल प्रश्नों की। तो मुझे लगता है आपको जो लास्ट वाली यूनिट है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। लास्ट वाली यूनिट है ना, और डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं लास्ट वाली यूनिट से, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। कहीं कोई वो नहीं कि घुमा फिरा के, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। एक कानून है, कुछ है, तो डायरेक्ट आ रहा है। एनईपी की मैं बात करूं, एनईपी से लगभग 3 प्रश्न थे, जिसमें से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, आधार वर्ष क्या है एनईपी का, तो शायद उसमें 3 से 8 आधार वर्ष रखा गया है। ये था ऑप्शन सही उसमें। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पेडागोजी के संदर्भ में, अब मैं कठिन की तरफ बढ़ता हूं। ये सामान्य से, और देखिए सारे अप्लाइंग क्वेश्चन थे, अप्लाइंग थे सारे, है ना, अप्लाइंग करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे बात करूं, ये चीजें हो गई। क्वेश्चन वाइज ही बात करूंगा मैं, आगे भी क्वेश्चन ही है। एक प्रश्न था, अंतर विद्यालय, जब कोई पड़ोस में आपके विद्यालय होता है, प्रश्न बता देता हूं, आप स्तर समझ लीजिएगा। पड़ोस में अगर विद्यालय है तो आप उसका क्या उपयोग करेंगे, किस संदर्भ में उसका उपयोग हो सकता है, पड़ोस के विद्यालय का उपयोग। ठीक है, किस संदर्भ में उसका आप उपयोग कर सकते हैं पड़ोस के विद्यालय का। तो मुझे सटीक सबसे उत्तर जो उसमें लगा, अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं के लिए, है ना। हमारे आसपास विद्यालयों में जब होते हैं तो अंतर विद्यालय प्रतियोगिता उसमें जो है करते हैं। उसमें यह भी था कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, है ना, अध्यापकों के आदान प्रदान के लिए, बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे सबसे सटीक अंतर विद्यालय प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितात्मक चीजों को लेकर के लगा, मैंने यही सही टिक किया था। और प्रश्न मुझे याद आ रहे हैं जो मैं बताऊं, मैं लिख के भी लाया हूं। प्रश्न था जो कि एक सैद्धांतिक प्रश्न था, कोहलबर्ग के नाम से था। ठीक है, कोहलबर्ग के नाम से था, नाम ही लिखा था, नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। दोस्तों एक बात बता देता हूं, महत्वपूर्ण बात इधर लिख देता हूं। इस बार जो प्रश्न आए हैं, सब्जेक्ट की बात करूं और पेडागोजी की भी बात करूं, नहीं वाले प्रश्न ज्यादा आए हैं, है ना। 70, 80, 90% कहूं, 70% तक तो मैं सब्जेक्ट में मान सकता हूं, नहीं वाले प्रश्न ज्यादा आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा युग्म असंगत है, तो नेगेटिव वाले क्वेश्चन ज्यादा है। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि नहीं को जरूर, नास्ती में, संस्कृत में जब आप करेंगे तो नास्ती में ना जरूर देखेंगे, है ना, ना देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गई चीज। अब और मैं बताऊं, पेडागोजी के क्वेश्चन में आपको और शेयर करूं। ठीक है, अध्यापक को एक सुविधा प्रदाता के रूप में भी अप्लाइंग था क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, सुविधा प्रदाता शब्द का प्रयोग था। ठीक है,
तो फैसिलिटेटर के संबंध में कुछ चीजें हैं, जान लीजिए। और एक महत्वपूर्ण चीज, उपागम जो शब्द है, आप हिंदी मीडियम से ही पढ़ रहे होंगे पेडागोजी, मैं समझ रहा हूँ, कुछ इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ रहे हैं। उपागम शब्द कम से कम 10 से 12 प्रश्नों में था। 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें उपागम शब्द का प्रयोग किया गया। कभी वह दक्षता आधारित उपागम था, ठीक है, कभी दक्षता आधारित उपागम था, कभी वो शिक्षा आधारित उपागम था, कहीं वो निपुणता उपागम था, ठीक है। ये उपागम शब्द बहुत प्रयोग हुआ है। एग्जैक्ट ऑप्शन याद नहीं है मुझे, क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन उपागम शब्द से आप लोग अवगत जरूर होके जाइएगा, ठीक है। उपागम शब्द बहुत पूछा गया था, बहुत ज्यादा आया था। ऑप्शंस में भी चारों के चारों ऑप्शन में उपागम शब्द प्रयोग था। तो ये आपको देख करके जाना जरूर चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। यदि मैं और आगे इसमें बढ़ूं, उपागम के बाद अगर मैं चर्चा करूं, जैसे एक आया था दक्षता आधारित शिक्षा, एक था दक्षता आधारित शिक्षा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में हो सकती है? दक्षता आधारित शिक्षा, ठीक है, ये प्रश्न था। ऑप्शन याद नहीं है, बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और एक प्रश्न था दक्षता आधारित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सही बैठती है? दक्षता आधारित अधिगम, ये एक प्रश्न था, ठीक है। तो उपागम और अधिगम ये चीजें थी, और किसी सिद्धांतवादी या किसी भी व्यवहारवादी का नाम नहीं, कोलबर्ग के नाम के अलावा किसी का नाम नहीं मिला। फर्स्ट यूनिट में एक है होम स्कूलिंग, एक टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इससे 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न था निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस परिस्थिति में आप अभिभावकों को छात्र के लिए होम स्कूलिंग का सुझाव नहीं देंगे? मैं अगेन कह रहा हूं, नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है। तो जब बच्चे का पर्याप्त समझ में आ रहा है और वह स्कूल में पर्याप्त समझ रहा है, ये मुझे ज्यादा वहां पे पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर लगा, तो उसे होम स्कूलिंग की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा की स्थिति में बच्चे को, अगर बच्चे पे खाली समय बच रहा है तो होम स्कूलिंग देंगे, इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे उसमें। तो होम स्कूलिंग का एक था, एक और होम स्कूलिंग से था, तो ये याद रखिएगा। और मैंने लिखा इसमें, एक था बड़ा कठिन क्वेश्चन था, गैर मानकीकृत, इसके तो ऑप्शन भी लिखे मैंने, गैर मानकीकृत तकनीक, गैर मानकीकृत तकनीक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी है, इस तरीके से था। तो एक ऑप्शन था इसमें रुचि इन्वेंट्री, इंटरेस्ट इन्वेंट्री था, रुचि इन्वेंट्री था, ठीक है, रुचि इन्वेंट्री था। और एक विकल्प इसमें था रेटिंग स्केल, और एक विकल्प इसमें और था उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। और ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। और एक और इसमें था समाज मिति, ये सारे ऑप्शन थे। गैर मानकीकृत तकनीक निम्नलिखित में से उपेक्षित है या निम्नलिखित में से किसके साथ है, किससे संबंधित है, ये चीजें थी। तो ये थी, ठीक है। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने पता नहीं कौन सा इसमें टिक किया है, मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। एक प्रश्न था गणित में मूर्त चिंतन की सुगमता के लिए, गणित में मूर्त चिंतन की सुगमता के लिए, है ना, सीटेट सब एक तरफ धरा रह जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है के भी, सुगमता के लिए, मूर्त चिंतन की सुगमता, इसमें क्या विकल्प सही रहेगा? तो पहले घातांकों को पढ़ाना, बाद में जो है, ठीक है, घातांक पहले पढ़ाना, बाद में स्टैटिक्स पढ़ाना, ठीक है, पहले घातांक पढ़ाना फिर स्टैटिक्स पढ़ाना। फिर दूसरे ऑप्शन में इसी को घुमाया था, पहले स्टैटिक्स पढ़ाना फिर घातांक पढ़ाना। अब इसी तरीके से तीसरा चौथा कुछ ऑप्शन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बस आप जान लीजिए कि इस तरीके से प्रश्न आए हैं, ठीक है। अगर मैं और आगे इसमें बढ़ूं, शिक्षा के उद्देश्य, हाँ दोस्तों, एक खोज विधि से 2 प्रश्न थे, घुमा फिरा के थे, टेक्निकल थे, खोज विधि से 2 प्रश्न थे, मापन की आकलन की जो विधियां उससे टॉपिक से 2 प्रश्न थे। एक था
बड़ा टेढ़ा सा प्रश्न था, मेरे से पल्ले नहीं पड़ा, हालांकि पल्ले पड़ना चाहिए था। स्वर परिवर्तन से जुड़ी संरचना, स्वर परिवर्तन से जुड़ी संरचना, ठीक है, जुड़ी संरचना। संरचना तो इसमें ऑप्शन मैं बता देता हूं। एक ऑप्शन था यौवन, ठीक है, एक ऑप्शन था पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एक ऑप्शन था एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, और एक ऑप्शन इसमें था ग्रासिका। तो आप लोग देखिएगा कहाँ पे है ये प्रश्न, कहाँ से आ रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है शारीरिक विकास से है, या होना चाहिए, शारीरिक विकास से होना चाहिए, है ना, जन्म से, वो ये सारी चीजों से होना चाहिए। ये था। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हो गए पेडागोजी के। अप्लाइंग सारे क्वेश्चन थे, लगभग अप्लाइंग थे, ठीक है, सभी में अप्लाइंग था। और रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग, तो रीजनिंग में दोस्तों 10 प्रश्न में से मुझे 9 आराम से मेरे सही है, एक में मुझे अभी भी डाउट है, हालांकि वो सही होना चाहिए। तो रीजनिंग बहुत इजी थी मेरा, जो है मैं उसका बता रहा हूँ, आगे कैसी आएगी ये मैं नहीं कह रहा। और पेडागोजी की रीजनिंग हो गई। करंट अफेयर की बात करूं, सीए की, तो दोस्तों कम से कम यूपीएससी लेवल का था, ठीक है। एक रिपोर्ट पूछी गई थी, ठीक है, रिपोर्ट पूछी गई थी। इसमें जो है एक इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी उसके हिसाब से पूछा गया था, इंडेक्स में किसी में, ठीक है। नवंबर 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा था। ये 2022 में यूनिसेफ और यूनेस्को इत्यादि ने रिपोर्ट जारी की शिक्षा समुत्थान के संदर्भ में, तो किन 2 संस्थाओं ने ये जारी की है, तो उसमें विश्व बैंक, यूएनडीपी, और यूनेस्को, यूनिसेफ था। तो ये एक था करंट अफेयर में। और तो करंट अफेयर में बहुत सामान्य नहीं था, बड़ा टफ था करंट अफेयर, सबको टफ लगा, मुझे ये अकेला नहीं। जीएस जो है इसके क्वेश्चन जो थे, इसमें भी बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, लंबे लंबे, यूपीएससी लेवल के लग रहा था। उसमें भी कोड को किया था, जैसे ए और बी सही है, बी और सी सही है, ये सही, इस तरीके का था इसमें भी, ठीक है। रीजनिंग में ऑलमोस्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, और कथन वाला आया था, कुछ बिल्ली इस तरीके का था। कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। और कोडिंग डिकोडिंग आया था, नंबर सीरीज आया था, और एक वो आया था, ये पाशा, है ना, पासे होते हैं ना, ठीक है, वो आया था। तो इत्यादि इत्यादि ये प्रश्न आए थे। और इसमें और यदि मैं इसमें और आपको बताऊं, तो पैडा ये हो गए सारे। अब मैं अपने विषय की बात कर ले, तो आप विषय का अनुमान उससे कर लीजिएगा। मेरा तो पीजीटी हिंदी का था, ठीक है। विषय का अनुमान यहाँ ये जरूरी है विषय का जानना। देखिए सिलेबस एलडीसी में है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस को रिवाइज किया गया था, अलग से नोटिफिकेशन आया था। रिवाइज करने का मतलब उसमें से 2-3 चैप्टर कम कर दिए गए थे, जो कि पुस्तक में थे, लेकिन वो उसमें से हटा दिए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, हालांकि होना नहीं चाहिए था, आगे ऑब्जेक्शन होगा। कम से कम 8 से 9 प्रश्न इन्हीं चैप्टर से आए थे, जो कि ये चैप्टर रिवाइज किए गए थे। मुझे लगता है ये भ्रमित, पता नहीं क्या हुआ है, पेपर बनाने वाले के समक्ष ये नहीं थे, क्या था वो भगवान जाने। पीजीटी इंग्लिश वालों से मेरी बात हुई थी, मेरे साथ भी एक सर थे, टोटल बता रहे थे लगभग, अब एक आध दो आए हो तो आए, वो उनका तो कहना था, और बाकी फेसबुक में भी लोग कह रहे हैं, ग्रुप में भी, टोटल एक भी बुक से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और बताऊं तो ये था। और काफी ये जो, और बाकी इनकी मैं अगर छोड़ दूं इन 8-9 प्रश्नों को, तो पेपर मेरा सब्जेक्ट का मतलब हिंदी का बहुत सरल प्रश्न पत्र था, बहुत सरल था। रचनाएं पूछी थी, पाठ की लाइनों को 3-4 लाइन रख रहा है, निम्नलिखित पाठ से कौन सी पंक्ति सही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, बीच बीच में कहानी अक्षर से याद होगी तो पंक्तियां पता रहेंगी कि क्या पंक्ति में क्या बोला गया, कौन सी सही नहीं है। और इसमें मैं बात करूं ऑप्शंस को कैसे किया, जैसे एक ऑप्शन पे मान लीजिए निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो यदि मैं इसको कहूं आ, और 2 ऑप्शन पे यदि है आ, और 3 ऑप्शन पे यदि है ई, और 4 ऑप्शन पे यदि है ब, ये दिया गया है, मान लीजिए बहुत सरल सा प्रश्न है, आंसर बा है आपका, तो ये तो हो गए आपके ऑप्शन। अब आंसर वाले जहां आपको टिक करना है वो ऑप्शन कैसे दिए गए होंगे, एक ये बॉक्स बना होगा जो कि आप इस पर टिक करेंगे,
एक ये बॉक्स बना होगा, इस पे टिक करेंगे, और इन्हीं के नीचे होगा कंटिन्यूअसली एक ये बॉक्स बना होगा, इस पे आप टिक करेंगे, एक ये बॉक्स बना होगा, इस पे आप टिक करेंगे। अब ये आ ई बा नहीं लिखा होगा, यहां लिखा होगा 4, इनको सफल किया था। यहां लिखा होगा 2, यहां लिखा होगा 1 और यहां लिखा होगा 3। तो लास्ट वाले में 3 लिखा है और पहले वाले में 4 लिखा है, तो आपको ये टिक करना होगा क्योंकि 4 पे ब है। समझ लीजिए, इस तरीके से प्रश्न आपको करने। तो ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। एक मित्र का गलत हो गया था, उन्होंने ये 4 ब है ना तो समझ के चौथे वाले गोले को उन्होंने टिक किया, ना कि ये संख्या देखी। तो ये संख्या आपको देखनी है, ये ऑप्शन वाली संख्या कौन से वाले विकल्प, नंबर वाले विकल्प में, ये चीज जरूर आप देखेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही था, समय अधिक नहीं, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी, महत्वपूर्ण बातें सिर्फ यही हैं दोस्तों। इन सारी चीजों को समझ करके जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सामान्य चीजों को इग्नोर ना करें, क्योंकि बहुत सामान्य सी चीजें भी पूछी गई हैं। अधिनियम है, एक्ट है कोई, तो दिव्यांग जनों से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे उस एक्ट के अलावा भी, तो ध्यान रखना अधिनियम कोई एक्ट है। तो मैंने एक बार वीडियो में भी बताया था, तो लास्ट वाली एनईपी वाले पार्ट वाली जो यूनिट है लास्ट वाली, उसको अच्छे से करेंगे तो मुझे लग रहा है बेहतर रिजल्ट होगा। और मैक्सिमम टेस्ट सीरीज लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ज्यादा पेडागोजी के चक्कर में मत पड़िए। पेडागोजी में बहुत गड़बड़ भी हो जाता है कभी कभी, आप समय निकाल देते हैं, इसलिए विषय पर कमांड बनाइए, विषय बहुत जरूरी है। तो इन्हीं के साथ यही सारा अनुभव था मेरा, और बने रहिए और देखते रहिए, आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।